दोस्तों वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे इसकी भूमिका, फिर द्वितीय विश्व युद्ध होने का क्या मुख्य मुख्य कारण थे, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध को कितने चरण में हम बांट करके देख सकते हैं, लास्ट में हम लोग परिणाम या प्रभाव देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का पूरे विश्व पे क्या रहा। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले भूमिका। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छोटी सी भूमिका पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो पेरिस समझौता 1919 ईस्वी में हुआ था उसी में छुपा हुआ था। ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी और उसके अन्य जो सहयोगी राष्ट्र थे इतनी कठोर और अपमानजनक संधि लादी थी कि उसमें से द्वितीय विश्व युद्ध होना संभावित था। ठीक है, और इसके अलावा आयुधों की दौड़ में और उग्र राष्ट्रीयतावाद की भावना तथा राष्ट्र संघ की कमजोरियां भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि हुई थी मुख्य रूप से उसी में छुपा हुआ था। ठीक है, एक दूसरे राष्ट्र जो थे सभी संदेह की दृष्टि से देखते थे। इसमें हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी, तानाशाहों की राजनीति, इंग्लैंड की जो तुष्टीकरण की नीति थी और शस्त्रों का जो होड़ था और इसी का जो परिणाम निकला वो द्वितीय विश्व युद्ध निकला। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो मुख्य रहे थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध होने का क्या मुख्य रीजन रहा था। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे वर्साय की संधि की त्रुटियां। द्वितीय विश्व युद्ध का बीज जो था 1919 की वर्साय की संधि में ही एक तरह से विद्यमान था। पेरिस शांति सम्मेलन के समय यह आम विश्वास था कि वर्साय की संधि द्वारा एक ऐसे बीज का वृक्ष का बीजारोपण हो रहा है जो शीघ्र ही एक विशाल संहारक वृक्ष के रूप में वो खड़ा हो जाएगा। वर्साय की संधि में विल्सन का जो 14 सूत्री आदर्शवादी सिद्धांतों की अपेक्षा की गई थी। पराजित राज्यों के सामने आरोपित संधियों को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। विजय के मद में चूर मित्र राष्ट्र भविष्य के खतरे से अनदेखी कर रहे थे। वो भविष्य के खतरे को महसूस नहीं किए, सब कुछ करते जा रहे थे। यानी जो भी भविष्य में खतरा उन पे मित्र राष्ट्र पे मंडराता सब कुछ करने जा रहे थे। इतना विजय से वो संतुष्ट थे। राष्ट्र जो था अधिक दिनों तक ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह निश्चित था कि जर्मनी एक दिन वर्साय की अपमानजनक संधि का बदला जरूर लेगा। वही वर्साय जर्मनी जो अपमानजनक जो संधि का बदला लिया और द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वचन विमुखता। राष्ट्र संघ के विधान पर हस्ताक्षर करके सभी सदस्य जितने भी सदस्य थे राज्यों ने वादा किया था कि सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। लेकिन अवसर आने पर क्या हुआ, सभी पीछे हट गए। फलस्वरूप छोटे राज्यों का विश्वास बड़े राष्ट्रों पर से उठ गया, यानी यह वचन विमुखता हुआ। नेक्स्ट देखें फासीवाद एवं नाजीवाद जैसे दक्षिणपंथी विचारधारा के उद्भव। फासीवाद और नाजीवाद जैसे दक्षिणपंथी जो विचारधारा था उसके उद्भव के कारण आक्रामक नीति अपनाई गई। वही आक्रामक नीति के फलस्वरूप क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गुटबंदी और सैनिक संधियां भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार थे। शांति बनाए रखने के नाम पर यूरोप में अनेक संधियां हुए जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप पुनः दो गुटों में बट गया। एक गुट का नेता था जर्मन बना जबकि दूसरे गुट का नेता फ्रांस बना। ठीक है, दोनों गुटों का अपना अपना हित निहित था। फलस्वरूप दोनों गुटों की मौजूदगी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हथियारबंदी।
गुटबंदी से प्रत्येक गुट को एक दूसरे से मजबूत बनाने की जरूरत पड़ी, जिसके लिए दोनों गुट हथियार बंदी करने लगे। और क्या हुआ, वायुसेना पर जोर दिया जाने लगा। इस सैनिक तैयारी ने सुरक्षा की भावना पूरे विश्व में फैला दिया। हथियार बंदी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार भी रहा है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्र संघ की असफलता। जो राष्ट्र संघ का गठन हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, देखते हैं राष्ट्र संघ का गठन हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन में यूरोप की सामरिक जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, किंतु राष्ट्र संघ अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया। यह इटली, जर्मनी और जापान की आक्रामक नीति पर भी अंकुश नहीं लगा सका। वस्तुतः आरंभ से ही इसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। प्रथम इन संस्थाओं को स्थापित करने वाली एक प्रमुख जो शक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप की सुरक्षा प्रणाली से बाहर रही। दूसरे किसी भी दोषी राष्ट्र पर कदम उठाने के लिए राष्ट्र संघ का जो परिषद के सभी सदस्यों के बीच सर्वसम्मति नहीं अनिवार्य थी, किंतु यह सर्वसम्मति जो था व्यवहारिक रूप से संभव नहीं थी, इसलिए दोषी राष्ट्रों के विरुद्ध कदम नहीं उठाया जा सका। राष्ट्र संघ की असफलता यानी राष्ट्र संघ एक तरह से कह सकते हैं कि ठोस रूप से काम नहीं कर सका। नेक्स्ट देखेंगे विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजा विश्व आर्थिक जो मंदी था उसका भी बहुत हद तक प्रभाव रहा। ठीक है, जो एक नए प्रकार के समीकरण को प्रोत्साहन दिया। विश्व आर्थिक मंदी के कारण क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमजोरियां उद्घाटित हो गए, अतः समाजवाद की तेज प्रगति प्रारंभ हुई। अब समाजवाद की प्रगति रोकने के लिए पूंजीवादी तत्वों ने फांसीवादी दल के साथ हाथ मजबूत करने शुरू कर दिए। जैसा कि हम देखते हैं कि हिटलर को जर्मन पूंजीवादी तथा जुंकर ने उसे सहायता दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंदी का भी प्रथम विश्व युद्ध से उपजा जो आर्थिक मंदी था द्वितीय विश्व पर बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डाला। नेक्स्ट देखेंगे हम साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद जो था द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण साम्राज्यवाद रहा। जापान, जर्मनी और इटली अपने साम्राज्यवाद का विस्तार कर अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहते थे और राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करना चाहते थे। ठीक है, अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करके राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करने के चक्कर में क्या हुआ कि जापान 19वीं शताब्दी के अंत तक एक शक्तिशाली और औद्योगिक देश बन चुका था। ठीक है, अतः इसे भी उपनिवेश की जरूरत पड़ी और उपनिवेश की जरूरत पड़ने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध को प्रोत्साहित जापान भी करने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रोम, बर्लिन और टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ। आरंभ में हिटलर तथा मुसोलिनी के बीच प्रतिस्पर्धा थी, किंतु 1935 के अंत तक दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। वस्तुतः 1935 ईस्वी में मुसोलिनी ने इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया था। राष्ट्र संघ ने इसे आक्रामक घोषित किया। तभी हिटलर ने मुसोलिनी को अस्त्रों से सहायता दी तथा उसके द्वारा जीते गए क्षेत्र को मान्यता प्राप्त कर दी। अतः हिटलर और मुसोलिनी एक दूसरे के निकट आ गए। फिर 1936 ईस्वी में रोम, बर्लिन धुरी का गठन हुआ। उधर जापान 1921 ईस्वी में रोम, बर्लिन धुरी का गठन होने के बाद जापान 1921 ईस्वी में वाशिंगटन नौसैनिक सम्मेलन के अनुसार जापान की नौसैनिक क्षमता को कम कर उसके पड़ोसियों के स्तर से भी नीचे ला दिया। ठीक है, अतः 1934 ईस्वी में जापान ने मित्र राष्ट्रों को एक चेतावनी दे दी कि 2 वर्षों के अंदर इस नौसैनिक नियंत्रण को मुक्त कर दिया जाए, अन्यथा वह नौसैनिक समझौते से बाहर आ जाएगा। चूंकि 2 वर्षों में उसकी मांग की सुनवाई नहीं हुई, अतः उसने नौसैनिक समझौता जो था उसको अस्वीकार कर दिया तथा वह हिटलर और मुसोलिनी के निकट आ गया। मतलब जापान भी नौसैनिक जो समझौता उसे नहीं माना, उसे फिर जापान भी हिटलर और मुसोलिनी के निकट आ गया। फिर 1936 ईस्वी में रोम, बर्लिन और टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ, जो मजबूत धुरी के रूप में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पेन का गृह युद्ध।
ठीक है। स्पेन, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो स्पेन का गृह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की पीठिका बन गए। 1936 के चुनाव में दक्षिणपंथी दल के विरुद्ध स्पेन उदारवादी, प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी सभी दलों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया। फिर इस चुनाव में संयुक्त मोर्चे की जीत हुई तथा उसके द्वारा सरकार का गठन किया गया, किंतु दक्षिणपंथी दल को यह हार मंजूर नहीं थी। अतः स्पेन का एक सैनिक जनरल फ्रैंको ने, जो मोरक्को में कार्यरत था, संयुक्त मोर्चा सरकार के विरोध कर दिया। इस विद्रोह ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। हिटलर तथा मुसोलिनी ने जनरल फ्रैंको को खुला समर्थन देना स्वीकार किया। उसी प्रकार सोवियत रूस के प्रधान स्टालिन ने जर्मनी के गणतंत्रवादी सरकार को समर्थन दिया। स्टालिन को यह उम्मीद थी कि फांसीवादी ताकत के विरुद्ध उसे ब्रिटेन तथा फ्रांस का सहयोग प्राप्त होगा, किंतु ब्रिटेन तथा फ्रांस ने गणतंत्र की सरकार को बचाने में विदेशी रुचि नहीं दिखाए। अंतोगत्वा क्या हुआ कि मार्च 1939 ईस्वी में गणतंत्र की सरकार का पतन हो गया। इसी के साथ फांसीवादी जो ताकत था उसमें उत्साह और आत्मविश्वास अत्यधिक बढ़ गया, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध असंभाव्य हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तुष्टीकरण की नीति। इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार था। वास्तव में पश्चिमी पूंजीवादी देश साम्यवादी रूस को नफरत की निगाह से देखते थे। वे चाहते थे कि हिटलर किसी तरह सोवियत संघ पर आक्रमण कर दे, जिससे दोनों की शक्ति कमजोर हो जाए और तब वे हस्तक्षेप करके दोनों की शक्ति को बर्बाद कर दें। इसलिए शुरू में हिटलर की मांगों के पश्चात देश जो थे मानते रहे, और जब उन्होंने देखा कि हिटलर की मांगे समाप्त नहीं होने का नाम ले रहा है, तब वे पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण के बाद युद्ध भूमि में कूद गए और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध का चरण के बारे में चर्चा करते हैं। चरण द्वितीय विश्व युद्ध को मुख्य रूप से हम 5 चरणों में बांट करके देख सकते हैं। ठीक है, पहला चरण 1 सितंबर 1939 से 21 जून 1941 तक रहा। ठीक है, जो पहला चरण था, पहला चरण में हिटलर के पोलैंड पर एक विद्युत गति यानी ब्रिज के प्रहार द्वारा शुरू हुआ। नतीजा क्या हुआ? 3 सितंबर को इंग्लैंड व फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। 28 सितंबर को जर्मनी व सोवियत संघ ने संधि कर पोलैंड का बंटवारा कर लिया। ठीक है, सोवियत संघ ने बाल्टिक राज्य एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को अधीनस्थ राज्य बना लिया और फिनलैंड पर आक्रमण कर मार्च 1940 में उसके महत्वपूर्ण सैनिक जो अड्डे थे उसको कब्जा में ले लिया। इसके बाद 9 अप्रैल 1940 में हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे तथा मई 1940 में लक्ज़मबर्ग, इंग्लैंड और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। जून में जर्मन सेनाओं ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। फलस्वरूप क्या हुआ? मार्शल पेत्रे ने आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर कर दिया। फ्रांस के समर्पण के बाद क्या हुआ कि हिटलर ने सोचा इंग्लैंड की जो शांति प्रार्थना करेगा, पर ऐसा न हुआ। जर्मनी द्वारा लगातार 5 माह तक इंग्लैंड में बम वर्षा के बाद भी इंग्लैंड नहीं झुका। अतः हिटलर ने रूस पर आक्रमण की आज्ञा दे दी। ठीक है, द्वितीय चरण 22 जून 1941 से 6 दिसंबर 1941 तक चला, या हम कह सकते हैं 22 जून 1941 6 दिसंबर 1941 तक द्वितीय चरण को मान सकते हैं। हिटलर द्वारा बिना पूर्व घोषणा के सोवियत संघ पर आक्रमण से युद्ध का द्वितीय चरण में शुरुआत हुई। हिटलर साम्यवाद को सबसे बड़ा शत्रु समझता था और आरंभ से ही वह पूरब की ओर विस्तार के लिए सोचता था। अपनी आरंभिक सफलता से उसने यूक्रेन पर अधिकार किया। इसके बाद एक देश पर अधिकार करते चल गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के साथ इसके बाद हो चला। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग तृतीय चरण 7 दिसंबर 1941 से 2 फरवरी 1943 ईस्वी तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध का पहला आक्रमण एशिया में ही हुआ था, जब 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया था।
सैन्यवादी की भूख सिर्फ चीन को अपने शिकंजे में लेने पे ही शांत नहीं हुई, धुरी राष्ट्र के प्रमुख सदस्य होने के नाते बिना चेतावनी 7 दिसंबर 1941 के दिन अमेरिका के अनेक जहाज पर्ल हार्बर को नष्ट कर दिया। इसी दिन से युद्ध का तीसरा चरण शुरू हुआ। अगले ही दिन अमेरिका भी युद्ध में कूद गया। इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध, जर्मनी व इटली ने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान का पूर्व एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में जापान का प्रभुत्व छा गया। दूसरी तरफ अफ्रीकी मोर्चे ने 1942 की गर्मियों में ब्रिटिश सेनापति ने अफ्रीकी को अमेरिकी फौज के साथ हराया, किंतु गर्मी इसके लिए कष्टप्रद बनी। हिटलर पुनः आक्रमण कर कॉकेकस जो प्रदेश था कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण जो 3 फरवरी 1943 से 7 मई 1945 ईस्वी तक चला। चतुर्थ चरण की शुरुआत सिसिली पर मिस्र राष्ट्रों के द्वारा कब्जा से हुई। इस हार के कारण इटली के राजों ने मुसोलिनी को बंदी बनाकर मार्शल जो बोडिग्लियो को शासन का भार सौंपा। साथ ही 3 दिसंबर को मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध विराम कर लिया, किंतु हिटलर रोम पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। इससे मुसोलिनी को कैद से छुड़ाकर सुरक्षित जगह पर ले गया। इटली से नाजी शासन हटाने के लिए मित्र राष्ट्रों ने हमला कर इटली को हराया। इटली की पराजय धुरी राष्ट्र के लिए आने वाले पतन की सूचक था। दूसरी ओर स्टालिनग्राद के घेरे में जर्मन को हराते हुए सोवियत संघ ने अपना विजय अभियान आरंभ किया। 1944 के अंत तक पूर्वी यूरोप जो था नाजी आक्रमण से स्वतंत्र हो चला था। फ्रांस के उत्तरी पश्चिमी सीमा तक नॉर्मंडी पर मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उतरी, जिससे फ्रांस में प्रतिरोध करने वाले आंदोलन को बल मिला। 25 अगस्त 1944 को जर्मन अधिकृत फ्रांस का पतन हो गया। अब फ्रांस और अमेरिका के सेनाओं ने जर्मन के विभिन्न दिशा में आक्रमण करने लगी। रूसी सेनाओं ने बर्लिन पर आक्रमण कर दिया और 2 मई 1945 को बर्लिन का पतन हुआ। 7 मई को हिटलर के जो उत्तराधिकारी मित्र राष्ट्रों के समझ बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 9 मई को बर्लिन में सोवियत संघ के साथ दूसरी संधि हुई। यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। इसी के साथ अब युद्ध का पंचम चरण में प्रवेश हुआ। पंचम चरण 8 मई 1945 से 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला। ठीक है, जापान का विस्तार 1944 में ही रोक दिया गया था। अमेरिका सेना ने धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया के टापुओं को आजाद करना शुरू कर दिया था। यूरोप में युद्ध समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों की समूची ताकत जापान के विरुद्ध लग गई थी। ठीक है, पूरी जो ताकत था वो जापान के विरुद्ध लग गई। युद्ध शीघ्र समाप्त हो, इसलिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। 8 अगस्त को सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। यह बम से निकला विकिरण आने वाली पीढ़ियों को भी अपने लपेटे में ले लेता है। अतः जापान ने अपने हथियार डाल दिए। संधि वार्ताओं के बाद 2 सितंबर 1945 को टोक्यो की खाड़ी में लंगर डाले मिसौरी युद्ध पोत पर आत्मसमर्पण हुआ। 6 वर्षों के बाद मानव इतिहास का यह क्रूरतम व भयानक युद्ध अंततः समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम या प्रभाव क्या क्या रहा। ठीक है, सबसे पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिणाम था, यूरोप का पतन हो गया। ठीक है, यूरोप का पतन इसका सबसे प्रमुख कारण प्रभाव रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से यूरोप का महत्व बिल्कुल समाप्त प्राय हो गया। अब अमेरिका यूरोपीय राष्ट्रों के स्थान पर आ गया। इंग्लैंड की स्थिति दुर्बल हो गई। फलस्वरूप क्या हो, उसके उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे। जर्मनी का भी विभाजन कर पंगु बना दिया गया। देख रहे होंगे जब यूरोप का स्थिति कमजोर हुआ तो उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। यानी जितने भी इसके उपनिवेश थे स्वतंत्र होने के लिए सोचने लगे और स्वतंत्र होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन हो गया। यूरोप जर्मनी का विभाजन कर पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में बांट दिया गया। इसी तरह देखते हैं कि यूरोप के मानचित्र में बहुत सारा परिवर्तन इस समय देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे 2 महाशक्तियों का उदय हुआ।
इसका परिणाम हुआ दो महाशक्तियों का उदय। युद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पर अमेरिका और रूस नामक दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ये दोनों शक्तियों युद्ध के दौरान अपनी औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि कर आर्थिक एवं सैन्य शक्तियों को मजबूत किया। इसके चलते रूस और अमेरिका का प्रभुत्व बना हुआ रहा। शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय रंगमंचों पर अमेरिका और रूस के रूप में जो दो महाशक्तियां उदित हुई, ये दोनों अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती थी। अमेरिका जहां पूंजीवाद विचारों का पोषक था, वहीं सोवियत संघ साम्यवादी विचारों का। दोनों देश के बीच विभिन्न समस्याओं के संबंध में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गया। इन मतभेदों ने इतना तनाव और वैमनस्य उत्पन्न कर दिया कि सशस्त्र संघर्ष न होते हुए भी दोनों के बीच जो था आरोप और प्रत्यारोप परस्पर विरोधी रहे और राजनीतिक प्रचार का युद्ध आरंभ हो गया, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उपनिवेशवादों का पतन एवं तृतीय विश्व युद्ध का उद्भव। विश्व युद्ध में साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी शक्तियां कमजोर पड़ गई। फलस्वरूप उनके उपनिवेशवादियों में स्वतंत्र आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। विश्व युद्ध के खर्च एवं तबाही ने साम्राज्यवादी जो शक्ति था उसे खोखला कर दिया, जिससे उपनिवेशों की जागृत राष्ट्रीय चेतना को दबाने में विफल भी रहा। परिस्थितियां ऐसा हुई कि विवश होकर महायुद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया, जिससे अनेक देश स्पेन के आधिपत्य से मुक्त हो गए। इस तरह संसार की सबसे बड़ी जो साम्राज्यवादी ताकत का सूर्य अस्त हो गया। अनेक देश के स्वतंत्र होने से यूरोप का प्रभुत्व जाता रहा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्भव। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ। युद्धोपरांत 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध की जो खींचातान से स्वयं को अलग रखने हेतु गुट निरपेक्षता की आवाज बुलंद की। इस संदर्भ में भारत ने मार्गदर्शन की भूमिका निभाई। तृतीय विश्व के देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक आर्थिक विकास का प्रयास किया और विश्व को तीसरे महायुद्ध से दूर रखने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न में वे आज तक सफल हैं। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शांति स्थापना के क्रम 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। यह संस्था अपने 6 अधिकरण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग व शांति के लिए प्रयास करती रहती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रादेशिक शक्तियों का इसमें विकास हुआ। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में नाटो, सैंटो, सीटो, बगदाद पैक्ट जैसे सुरक्षा संगठनों की स्थापना हुई। सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नामक सुरक्षा संगठन की स्थापना की। इन प्रादेशिक संगठनों के निर्माण से सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट देखेंगे विज्ञान पर प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामरिक जो प्राथमिकताओं ने वैज्ञानिक व तकनीकी शोध को तीव्र कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने इसी बात पर आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े हथियारों के होड़ लग गए। अपने अपने बचाव के लिए इस समय क्या हो गया, विज्ञान पर जोर बहुत ज्यादा दिया जाने लगा। अब हम लोग सांस्कृतिक प्रभाव लास्ट में देखते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव में द्वितीय विश्व युद्ध ने जिस सांस्कृतिक ज्वार को उभारा उससे दूरगामी प्रभाव सामाजिक एवं राजनीतिक परिणाम हुए। महायुद्ध के बाद के वर्ष निराशा, हताश, ठीक है, एवं विश्वव्यापी कुंठा का युग एक प्रारंभ हुआ। ब्रह्मांड में मनुष्य के अतिरिक्त की नगण्यता जो था, अर्थहीन की अनुभूति ने सार्वजनिक व नैतिक मूल्यों में तेजी से ह्रास हुआ। सामाजिक जो श्रृंखलता थी उसको बढ़ावा मिला। इसके बाद क्या हुआ कि जो भी युद्ध की विभीषिका, महासागरीय संज्ञान, अलगाववाद आदि की अनुभूति जो आधुनिक साहित्य कला जगत का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी, द्वितीय विश्व युद्ध की ही देन थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से विज्ञान और सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत ज्यादा बढ़ा। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम भी व्यापक रहा। तो आज हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।